कि मैं आप भी यहाँ पर ऐसे ही देख दिन के सकते इंतजार में हैं रहता हूँ कि कि हमारे यहाँ विद्यार्थी पर अपनी कड़ी मेहनत के कई कुल मिलेंगे साथ तो जो है परिवार जब होगा, तैयारी करते हैं और ठीक है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व और करने के कई इरादे से परिवार मिलेंगे तो अपने साथ ग्राम जुड़ते हैं तो बनेगा, बेटा बहुत खुशी और होती है। कई और ग्राम ईमानदारी से मैं बनेंगे तो आपको बता बेटा रहा हूँ क्या बनेगा, कि विश्व अगर बनेगा। आज के ठीक जो है, क्वेश्चंस तो हैं, विश्व आज के बनते क्वेश्चंस थे की अगर हम जिसके बात प्रधान करें, को क्या कहा जाता था, विश्वपति कहा जाता था। ठीक है, बहुत क्लियर है एकदम, आप खुद डायग्राम बनाते हुए चलेंगे जैसे हमने आज के आपको यहाँ क्वेश्चंस की पर अगर हम बात करें समझाया, तो तो आप यहाँ आपको पर खुद देखेंगे बेटा अपना कि डायग्राम बनाना कई सारे होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ठीक हैं। है, जब तक आप नहीं और अगर बनाओगे आप तब तक 20+ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सॉल्व क्लियर नहीं करते होगा। हैं तो ठीक है, निश्चित रूप तो से जिसके आपका प्रधान को जो क्या बोलते प्रयास थे, है वो विश्वपति सराहनीय है और बोलते थे। जबरदस्त ठीक है। है, और कई विश्व क्योंकि को हमने एक मिलाकर मैसेज के किया जो था है कि जो भी कबीला या स्टूडेंट्स इस चैलेंज को जन का एक्सेप्ट निर्माण करते हैं, होता आप था। निश्चित रूप से यानी हमें कि देखना कई है तो विश्व हम जब मिलते आपसे ये थे, उम्मीद भी रखते हैं ठीक है, कि कई आपके ग्राम मिलेंगे तो मैसेज विश्व बनेगा, और कई जरूर विश्व हमें मिलेंगे मिले तो कि सर बेटा क्या हमारे कितने बनेगा, क्वेश्चन सही कबीला। थे। ठीक है, चलिए या मान लीजिए कि जन लाइव बनता था। मैसेज जो ठीक आप है, जिसके लगातार जब प्रधान क्लास को कंटिन्यू होता राजा है उस टाइम आप मैसेज या करते हैं जनस्य तो होता गोपा क्या है कि कहा उसके बाद जाता था। उस मैसेज को यानी देख कि पाना जो मुश्किल होता कबीले है, का लेकिन प्रधान क्लास होता के था बाद अगर उसे आप राजा जैसे कहते थे इस समय या जो फिर मैं लाइव हो जनस्य रहा हूँ, गोपा आपको सभी कहते को थे। पता है कि मैं और अपने जो खुद आप के चैनल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट विद शशांक पाठक या शशांक सर हिस्ट्री के चैनल पर लाइव हूँ और अपने एप्लीकेशन परिश्रम एकेडमी पर। तो जो भी स्टूडेंट्स आज के इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, निश्चित रूप से वो क्लास के बाद जो है हमारे अपने चैनल पर जो है बिल्कुल हमें मैसेज करेंगे कि सर हमारा जो है इतना क्वेश्चंस हमारा सही हुआ और इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और जिस किसी भी क्वेश्चन में कठिनाई होगी वह वहां पर उस क्वेश्चंस को रख देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल उसका जो है समाधान आपसे करूंगा। तो आज बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। कुंदन गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अनडिफाइंड एक और हैं गुड इवनिंग, और जो है शिक्षा यादव गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और कंटिन्यू करते हैं, आज हम लोग कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस है वो मैसूर, ठीक है, और जो है पंजाब, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैसूर राज्य और पंजाब राज्य से बने हुए हैं वे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिटेल में आज देखेंगे। आई होप कि 20+ क्वेश्चंस हैं और हम लोग जो है एक सहजता और सरलता के साथ। बेटा हम एक बात आपको बताते हैं, हमारी अपनी पहचान क्या है, सहजता और सरलता। तो निश्चित रूप से आप इस बात को जानिए और समझिए। अच्छा, एक बात मैं और आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ विद्यार्थी जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन पर तो हमारी क्लासेस हो रही हैं और हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी वहां जुड़े हुए हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेटा थोड़ा सा और उत्साह की जरूरत है। हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपका सहयोग, सपोर्ट हो। मैं इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि इससे क्या होता है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है। हमारे जो है फेसबुक फ्रेंड जो है तकरीबन 5000 होने वाले हैं, जिनमें अमूमन 4000 से अधिक हमारे विद्यार्थी हैं। कोई भी वीडियो जब मैं यूट्यूब पर लाता हूं या फेसबुक पर जब मैं शेयर करता हूं तो उसमें लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस होते हैं और अधिकतम स्टूडेंट ही हैं जो हमारे फेसबुक पर हमारे फ्रेंड हैं, बट उनके द्वारा भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलता है। शायद वो लाइक करने में भी उनको इतना मतलब बुरा लगता होगा, बट जो भी हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी खराब हो पढ़ाने की। बट आपसे जरूर है, इतना जरूर है कि अगर आप के द्वारा इसी प्रकार का सहयोग रहे, जैसे लाइक करना या आप हमारे चैनल पर हैं, अगर आप खुद शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बेटा अपने को थोड़ी उम्मीद बढ़ती है, एक हौसला बढ़ता है। ठीक है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज से चूंकि अल्टरनेट 1 वीक, फिर अगले वीक एक सप्ताह में एक बार हम आपके साथ क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम लेकर के आते हैं। अगर आपका जो है बेहतर प्रयास है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति जैसे आप जुड़ रहे हैं, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से हम हर अल्टरनेट डेज आपके साथ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, अपने क्लास टाइम के बाद आपसे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, वैसे तो भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ना ना बढ़ना एक अलग की बात होती है, बट जिस गति से आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, और आप देखेंगे कि बहुत कम वीडियोस में जल्द ही आप लोगों के बीच में एक अच्छा सा न्यूज़ रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं लोग मानेंगे उस व्यूज़ को और इस न्यूज़ को, बट मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाय शशांक पाठक यानी शशांक सर हिस्ट्री चैनल पर होने वाले हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यहां तक पहुंचा दिए हैं, यानी कि 1 डिजिट से आपने 2 डिजिट पर पहुंचाने का प्रयास किया, तो 2 डिजिट से 3 डिजिट में आप ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। हमारी जो क्लास होती है वो हमारे एप्लीकेशन परिश्रम एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लास होती है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, शशांक सर हिस्ट्री, उस पर हम आपके साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करते हैं। आने वाले टाइम में मैं विश्वास दिलाता हूं कि एकदम मैं सक्रिय हो जाऊंगा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा।
तो इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी तो आसमान वाले की कृपा होती है, आप अपनी नाराजगी को दूर करेंगे। मैं जल्द ही कंटिन्यू टॉपिक को लेकर के और क्वेश्चंस आंसर प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से जो है करने का प्रयास करेंगे। तो बस आपसे एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार आपका ही सुझाव रहता है जो हमारे लिए आदेश स्वरूप होता है कि सर आप कंटिन्यू नहीं, तो बेटा कंटिन्यू उत्साह जब बनेगा, जभी आपने उत्साह बढ़ाया और इस स्तर पर पहुंचाया कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो थोड़ा सा और उत्साह आपके द्वारा ही हम पर बनाया जाए और हम भी एक मजबूत हों कि 2 डिजिट से 3 जो है डिजिट में हम भी जो है सब्सक्राइबर्स को देखें। तो वो मैं मानता हूं कि बिना आपके प्रयास, बिना आपके सहयोग से नहीं हो सकता। तो हमारा जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक फ्रेंड हमारे हों या यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हों या अन्यत्र कहीं पर भी, अगर थोड़ा सा वो सहयोग करते हैं कि शेयर करते हैं वीडियोज़ को और अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि आप उनको देखें, तो इससे हौसला अफजाई होता है। और विश्वास करिए कि अगर आप हमारे हौसला को बढ़ाने में सहयोग करते हैं तो हम हर तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे। तो चाहे आप हमारी इसको प्रार्थना समझिए या रिक्वेस्ट समझिए या मोहब्बत ही है कि बिना इसके, आपके बिना सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ऑफलाइन में भी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मिला, जिससे ऑनलाइन क्लासेस में हम आए और यहाँ पर भी लगातार आपका सहयोग मिल रहा है। तो एक फाइनली रिक्वेस्ट है कि आपके सहयोग से हम भी 3 डिजिट आगे चल करके और भी डिजिट में सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो जल्दी ही वो गुड न्यूज़ हम आपको दें, बस आपका सहयोग और मोहब्बत चाहिए। चलिए कंटिन्यू हम करते हैं, ठीक है? ठीक। सूरज, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सौरभ पटेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप हमारी बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, किसी और से नहीं, ठीक है? आप जो करेंगे उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं और थोड़ा सा यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में बहुत ऐसे शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे जिन पर हम लोग गंभीरता से डिस्कस करेंगे और बड़ी सहजता और सरलता के साथ, क्योंकि आपके शशांक सर की पहचान ही है सरलता और सहजता, और हमारे विद्यार्थियों को भी यही पसंद आता है, ठीक है? तो हम इसी उद्देश्य से, इसी भाव से आगे बढ़ें और अपने पूरे क्वेश्चंस को, आज शायद 22 क्वेश्चंस हैं, और हम फिर आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो क्लास पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से 20+ क्वेश्चंस, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी अपनी मेहनत से 20+ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्लास के बाद, जब आप हमारे जो है पर्टिकुलर चैनल पर कहीं पर भी कमेंट आप करेंगे जहां पर मैं आपको देख पाऊं, पढ़ पाऊं, सुन पाऊं, ठीक है बेटा? चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक? फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर दिया हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस स्पेशल मेंस 2004, ठीक है? कब का है ये? 2004 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस स्पेशल का। और पहला प्रश्न है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ठीक है? बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, कॉमन सेंस प्रयोग करना है, और फिर उसके बाद देखिए हम लोग अपने आंसर पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ठीक है? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अच्छा, आप में से कुछ विद्यार्थी आंसर भी लगातार दे रहे होंगे। बेटा, जिनके नाम को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, जिनके मैसेज को नहीं रीड कर पाऊंगा, अभी मैं फिर कह रहा हूं कि क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें भी कई सारी बातों को सोचना पड़ता है कि कितना अच्छे ढंग से मैं आपको आप तक आंसर क्लियर कर पाऊं। तो इसलिए अभी नहीं जवाब दूंगा, बाद में आपके मैसेज जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो आप आइए देखते हैं, ठीक? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ठीक? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो यहां पर आप देखिए 4 ऑप्शन हैं। पहला दिल्ली, दूसरा काबुल, तीसरा मकराना, चौथा श्रीनगर। बेटा, आप इस बात को देखेंगे कि रणजीत सिंह का जो शासन काल है, ठीक है, वो लगभग, मैं एक अप्रॉक्सीमेट डेट आपको बताता हूं, आप देखेंगे कि लगभग 1800, ठीक है, ईस्वी के अराउंड ये चलते हैं। अब जरा आप इस बात को आप सोचेंगे तो गंभीरता से देखिए कि दिल्ली आपका आंसर हो सकता है कि नहीं। तो दिल्ली आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली अभी भी आप देखेंगे मुगलों के नियंत्रण में था, और इसके बाद 1803 में बेटा अंग्रेजों के नियंत्रण में दिल्ली आ चुका था। तो आप यहां पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन कट हो गया है, ठीक है? आप बात करेंगे काबुल, ठीक है, मकराना भी इनके नियंत्रण में नहीं था। काबुल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि रणजीत सिंह के शासनकाल में एक आक्रमण, आप यूं कह सकते हैं कि अफगान शासक, ठीक है, अफगान शासक का आक्रमण हुआ था। और आप में से बताएंगे वो अफगान शासक कौन था बेटा, जिसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी? मेरा कोई भी स्टूडेंट जल्द से जल्द बताए। मैंने आपको बताया था जिसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। जल्दी से आप मुझे बताइए,
जिसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, वह अफगान शासक कौन था जिसने पंजाब पर आक्रमण किया था किंतु रणजीत सिंह की सेना ने उसे पीछे धकेल दिया? ठीक है, जल्दी से बताइए। जिसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी, बाद में रणजीत सिंह ने उन 12 तोपों को जो है उस सुल्तान को, बहुत बढ़िया, कुलदीप का आंसर है जमान शाह। तो बेटा एक बात बताइए, जमान शाह यानी कि जब उसने आक्रमण किया और जब 12 तोपें उसकी चिनाब नदी में गिर गई, तो बाद में रणजीत सिंह ने चिनाब नदी से 12 तोपों को निकलवाया और जमान शाह को वापस करा दिया। जमान शाह ने इसके बदले में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और इसके साथ ही साथ कहा कि लाहौर का जो क्षेत्र है उस पर उसको आप विजित कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद का जो बेल्ट है वो निश्चित रूप से रणजीत सिंह के अधिकार में नहीं रहा होगा, यानी कि अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, और काबुल जो है ये अफगानिस्तान में, यानी कि ये भी नहीं ऑप्शन बनता है। तो ना दिल्ली ऑप्शन बना, ना काबुल ऑप्शन बना और ना मकराना बना। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे ये मकराना इधर जो क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है, जयपुर के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 ऑप्शन नहीं होते। आपका सही आंसर है डी, और हमारे अधिकांश विद्यार्थियों ने जो है डी आंसर दिया है बेटा। ठीक है, कुछ एक लोगों ने सी भी लिखा है, नहीं बेटा डी आंसर होगा आपका, आप समझ सकते हैं। ठीक है, डी आंसर श्रीनगर, क्योंकि इसी को तो लेकर के आप देखेंगे आगे की बात होगी। गुलाब सिंह, फिर आप देखेंगे श्रीनगर जो शाह सुजा के द्वारा रणजीत सिंह को दे दिया जाता है, फिर आगे की बात होती है। आप याद करिए श्रीनगर, ठीक है, याद आ गया होगा। तो इसलिए आपका सही आंसर है बेटा श्रीनगर। ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कॉमन सेंस। देखिए मेरा आप बात समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, एक नॉर्मल है। इस प्रश्न को चाहता तो मैं 10 सेकंड के अंदर आपका सीधे आंसर श्रीनगर करते हुए आगे बढ़ता, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी है जिस पर मैं आपसे लगातार बात करता हूं बेटा, कि ऑप्शन को कैंसिल करना सीखो। क्योंकि ऑप्शन जब आप कैंसिल करते हो ना, इसका मतलब कि आपकी सोच जबरदस्त है, तार्किक क्षमता बेहतर है। और अगर आप पहले क्वेश्चंस में इस तरह से ऑप्शन को कट करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से कि आपकी जानकारी बढ़ेगी और आने वाले क्वेश्चंस में बेटा आप बहुत सहज और सरल महसूस करोगे। ठीक है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, मनीष लिख रहे हैं लाहौर कैपिटल बनाया था। बेटा मनीष, जानकारी आपको बहुत अच्छी है, आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको जरूर मैं एक सलाह दूंगा यहां से, और आपके माध्यम से और भी विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि बेटा क्वेश्चन जितना कहे बस उतना ही आपको बताना होता है। ठीक है, जितना आपसे कहा जाए बस आपको उतना ही बताना है। बाकी बहुत अच्छे विद्यार्थी आप हैं, लगातार मेहनत करते हैं। ठीक है, जितना आपसे पूछा जाए बस उतना ही। तो आप यहां पर देखेंगे सही आंसर श्रीनगर। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, दूसरा क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर आपका होगा मिशल। ठीक है, किस मिसल से संबंधित थे? यह भी क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 1997 का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस जो है ये पीसीएस का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं बेटा, ये जो है आपको हर स्टेट के रूप में इसको आपको समझना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मुझे पता है कि इस पर मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस पे कंफर्ट महसूस कर रहे होंगे। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। आपको पता है ना कि बंदा बहादुर के मरने के बाद जो सिख साम्राज्य आगे चल करके जो है 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है, जिनमें आप देखेंगे प्रमुख मिसल जो है सुकर चकिया मिसल, जिसके जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है रणजीत सिंह हुए। तो रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग थोड़ा सा समय देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, ये थोड़ा सा अच्छा है, आप मुझे यहां पर बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन कब का है? उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 1995 1995। इसके बाद उत्तराखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2006। देखिए मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आप तब कर सकते हैं जब आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर उसको क्लियर करते हुए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से हर परीक्षा में बेटा आपको 60 से 70% क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे और उसका लाभ मिलेगा।
और सिलेक्शन इतने में होता है। देखिए, जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1995 के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, निश्चित रूप से जब वो 2006 में उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम देने गया होगा तो ये क्वेश्चन सीधे उसी तरीके से आया हुआ था। उसके लिए तो 1 से 2 सेकंड का जो है टाइम लगेगा क्लियर करने में। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, एग्जाम से डरो नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं डरो। बार बार मैं कहता हूं, सहज सरल मेहनत हार्डवर्क, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, अब देखिए यहां पर हम आपको बताएं, ऑप्शन दिया है ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। हमारे अधिकांश विद्यार्थी यहां पर 2 जगह कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, एक तो अमृतसर में और एक लाहौर में, बाकी पटियाला और कपूरथला तो सीधे क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल वहां पर वो जो है परेशानी में नहीं होंगे। अब देखिए, 2 राजधानी रणजीत सिंह की थी। दरअसल रणजीत सिंह की 2 राजधानी थी, एक तो थी लाहौर, ठीक है बेटा, लाहौर, और दूसरा अमृतसर। अमृतसर, आपको पता होगा कि जो लाहौर थी ये इनकी राजनीतिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी बेटा? राजनीतिक राजधानी। और जो लाहौर थी ये बेटा इनकी धार्मिक राजधानी थी। ठीक है, धार्मिक राजधानी। आपको पता है ना कि जब 1805 में इन्होंने भंगी मिसलों से अमृतसर को छीना था तो उसके बाद अमृतसर जो है इनकी धार्मिक राजधानी बनी। उससे पहले लाहौर इनकी जो है राजनीतिक राजधानी थी। अब आपको यहां पर प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, और आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें ना तो धार्मिक क्लियर कर रखा है ना राजनीतिक। तो बेटा हम आपको बता दें, अगर ऐसी बातें नहीं क्लियर हैं तो इसका मतलब वो आपसे जानना चाह रहा है राजनीतिक राजधानी, पॉलिटिकल राजधानी, जहां से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता। तो इसलिए आपका यहां पर सही आंसर होगा लाहौर। क्या होगा? लाहौर। आप व्याख्या को समझ पा रहे हैं ना? तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जमान शाह ने क्या कहा था इनको, जब 12 तोपें इन्होंने चिनाब नदी से भिजवा दी ना, तो जमान साहब ने बोला कि राजा साहब अब आप लाहौर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह से लाहौर पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और बाद में जब अमृतसर उनके अधिकार क्षेत्र में आया तो आप देख पा रहे हैं कि अमृतसर उनकी धार्मिक राजधानी बनी, पंजाब की धार्मिक राजधानी। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए हम आगे की बात करते हैं। हां, अब ये प्रश्न देखिएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। भाई बहुत बढ़िया, कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह सुजा से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, और ऑप्शन डी शेर अली से। तो बेटा यहां पर आप कंफ्यूज कहां कहां होंगे? ए और बी में। ठीक है, बाकी यहां पर भी कट करने में आसानी रहेगी, यहां पर भी, क्योंकि आपने लोगों का बिल्कुल कोई नाम नहीं सुना। आपको पता है कि हम यहां पर सही आंसर पर पहुंच रहे हैं और वहां पर उसकी व्याख्या आपसे करके बता रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो शाह सुजा इसका सही आंसर है। ठीक है, दरअसल शाह सुजा अफगान शासक था जो श्रीनगर जो है कश्मीर पर जिसका नियंत्रण था। और आपको पता है कि आगे चल करके रणजीत सिंह ने जब कश्मीर को अपने नियंत्रण में लिया तो आप देखते हैं कि शाह सुजा से जो है कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त किया था। और आपको यह भी प्राप्त होगा कि तकरीबन 1838 की बात है, 1838 ईस्वी में एक त्रिपक्षीय संघ जो है संधि हुआ था, ट्रिटी हुआ था रणजीत सिंह, शाह सुजा और ब्रिटिश अधिकारी लेक से। हालांकि आगे चल करके ठीक 1 साल बाद रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। त्रिपक्षीय संबंध ये था, जो संधि रहा बेटा, उसमें था कि शाह सुजा को जो है अफगान का शासक नियुक्त करना। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि शाह सुजा से इन्होंने कश्मीर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त किया। बेटा कोहिनूर हीरे की एक कहानी है, एक दास्तां है और एक लंबी कहानी है। तो मैं चाह रहा हूं कि उस कहानी को यहां पर क्वेश्चन आंसर में ना डिस्कस करूं, उसका अपना एक टॉपिक है कोहिनूर, उसको लेकर के पौराणिक कथाओं से उसकी कहानी है। ठीक है, भगवान कृष्ण के समय से, द्वापर युग से उसकी कहानी शुरू होती है और उसमें भी कई तरह के इतिहासकारों के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग विचार हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि कितने पार्ट में कैसे कैसे क्या है और कहां कहां से होकर के वो जो है ब्रिटिश जो है राजमुकुट का गौरव बढ़ा रहा है। तो यहां पर बस आपको ध्यान देना है, शाह सुजा से इन्होंने कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आया था बेटा 41 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1996 1996 में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। दरअसल बेटा राजा रणजीत सिंह जो थे ना, उनकी एक आंख की रोशनी नहीं थी। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक आंख में रोशनी ना हो तो तरह तरह के कमेंट लोगों के आते हैं, अक्सर आप लोग जो है इस चीज को देखते ही होंगे। लेकिन उन्होंने इसको इस वे में लिया कि ईश्वर ने मेरी एक आंख इसलिए छीन ली कि ताकि मैं एक आंख से एक निगाह से मैं सबको देखूं, सभी धर्मों को देखूं, सभी लोगों को देखूं, सभी वर्गों को देखूं। तो ये स्टेटमेंट बेटा राजा रणजीत सिंह के बारे में है, क्योंकि इन्हीं की जो है आप देखेंगे कि एक आंख नहीं थी। तो सही आंसर है रणजीत सिंह। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2007 2007 का ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया, हमारे अधिकांश विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। बहुत खूब बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। ये कहां से पूछा गया भाई? झारखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस, झारखंड पीसीएस प्री 2003 2003। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल सिविल सर्विस 2003 का यह प्रश्न है। ठीक है, कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बेटा हमने आपको बताया था कि रणजीत सिंह के बाद जो है आप देखेंगे कि खड़क सिंह शासक बने थे। ठीक है, खड़क सिंह शासक बने। खड़क सिंह के बाद आप देखते हैं कि क्रमबद्ध आगे बढ़ता है, और इसके बाद आप देखेंगे कि नौनिहाल सिंह बनते हैं, और शेर सिंह बनते हैं, और इसके बाद दिलीप सिंह बनते हैं। तो इस क्रम में आप यहां पर देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है हरि सिंह नलवा कट हो जाएंगे, शेर सिंह भी नहीं होंगे क्योंकि इनके बाद खड़क सिंह होंगे, नौनिहाल सिंह भी नहीं होंगे क्योंकि खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह बनते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सही आंसर आपका होगा खड़क सिंह। लगातार इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, बहुत इजी है। मुझे लग रहा है कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये तो हमें लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। आप फील कर रहे होंगे कि स्टेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप एक बार दमखम तो लगाओ यार, एक बार मेहनत तो करो। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, 1 साल की कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो, लगन के साथ। जैसे मोहब्बत करते हैं ना आप लोग, वैसे किताबों से मोहब्बत, पढ़ाई से मोहब्बत हो, प्रतिस्पर्धा से मोहब्बत हो, उसी प्रकार की। बस 1 साल 12 महीने, निश्चित रूप से अगले साल से रिजल्ट आपके हित में आएगा और आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। बेटा मैं एक बात और बता दूं, हम जब विद्यार्थी जीवन में थे उसके बाद जब नहीं सिलेक्शन हुआ, और बहुत सारे हमारे मित्र भी रहे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे मित्रों का हुआ, तो मैंने देखा कि जिनका नहीं हुआ वो लोग दोष देते थे, एक्सक्यूज कि इस कारण की वजह से हम नहीं हो पाए, इस कारण की वजह से नहीं हो पाए। कुछ लोग तो फैमिली बैकग्राउंड को भी दोष देते हैं कि इस वजह से नहीं हो पाए, घर का सपोर्ट नहीं, परिवार का सपोर्ट नहीं। बेटा मेरा मानना है कि लाइफ में अगर 1 साल आपको किसी ने दे दिया है कि तुम तैयारी करो, और उसके बाद अगर आप सफल नहीं होते हो तो सब सारी गलती आपकी है। कभी भी यार एक्सक्यूज ना दो, सारी गलती आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप 1 साल में ना पढ़ पाओ। या तो आप इतने मंद बुद्धि के थे या आप गलत डिसीजन ले लिए, और अगर आप डिसीजन लेने में सही थे, आपने सब कुछ सही समझा, तो निश्चित रूप से फिर आपने तैयारी में कमी कर रखी है। ईमानदारी से इस बात को समझना। अधिकांश विद्यार्थी तो जब मुखर्जी नगर में आते हैं या इलाहाबाद, पटना, जयपुर, जोधपुर कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में जो है वो 15 घंटे सोते हैं। और जब उनका पार्टनर पूछता है कि यार सो रहे हो क्या, नहीं 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 नहीं, सोच रहा हूं, सो नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। और सोचते सोचते सोते हैं, सोते सोते सोचते हैं। बेटा सोते सोते सोचने में और सोचने सोचने में सो जाने से कुछ नहीं होने वाला है। कड़ी मेहनत, 4 घंटे एकदम एक्टिव हो गए। सामान्य परीक्षा यार। आप एक बात बताओ, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके तो बेटा अधिकांश विद्यार्थी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, और इसी सारे प्रश्न को मुझसे भी गलती हुई है। मैं भी आज इस चीज का एनालिसिस करता हूं कि कहां पर गलत किया। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको उस गलती को नहीं दोहराना है। आप कड़ी मेहनत करिए, 4 से 5 घंटे की मेहनत करिए, कंटिन्यू लगन होनी चाहिए। आप क्रिकेट मैच खेलते हो ना, आप क्रिकेट मैच की उस स्थिति को याद करिए कि जब आप चाहे बैटिंग कर रहे होते हैं या फिर आपकी टीम बॉलिंग कर रही होती है, फील्डिंग कर रही होती है, तो जी लास्ट के इस सिचुएशन में किस तरह की स्थिति आपकी होती होगी, वही होना चाहिए, वही जोश, वही जज्बात। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे आपका सही आंसर है खड़क सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यह भी हमें लग रहा है कि हमारे विद्यार्थी बड़े आसानी से देंगे। आपको पता है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? यहां पर दिया हुआ है खड़क सिंह, यहां दिया है नौनिहाल सिंह, यहां शेर सिंह और यहां दिलीप सिंह। बेटा यहां पर समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। ठीक है, 1849 में सिख साम्राज्य को जो है अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया था और राजा दिलीप सिंह जो है बाल्यावस्था में थे और इनको जो है ब्रिटेन भेज दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इनके बारे में और भी अभी हम कहानी पढ़ेंगे। तो अंतिम शासक जो है दिलीप सिंह थे। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए, ठीक है, प्री 2013 का। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, सत्य है। किसके बारे में? दिलीप सिंह के बारे में। देखिए 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। एक ऑप्शन ए है आपका। दूसरा, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये। तीसरा, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और चौथा, वह कभी भी रूस नहीं गए। बेटा अब ऐसे प्रश्न का आंसर आपको कैसे देना है, अभी देखिए बड़ी सहजता और बड़ी सरलता के साथ आसानी से मुन्ना। क्वेश्चन कब का है? उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2013 का। ठीक है, हमारे अधिकांश विद्यार्थी ये आंसर देना भी शुरू कर दिए। सौरभ, स्नेहा, ठीक है, मनीष, ठीक है, दिलीप। तो बहुत बढ़िया बेटा, लगातार आप लोग सक्रिय हैं, बेहद खुशी होती है। आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू क्लास और मैसेज भी आपका लगातार प्राप्त होता है। तो बेटा आप यहां पर देखिए कि क्वेश्चन है पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से सही है। देखिए इसमें से बहुत सारी बातें ठीक है, मैं अब जान ही रहा हूं, लेकिन मैं भी पहले नहीं जानता था। और मैं ये मान के चलूं कि जिस स्तर से आप पढ़ाई करते हैं इस तरह से जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दूं, ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। यह भी ऐसा कुछ नहीं जिसको बहुत ज्यादा याद किया जाए, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। इसके बाद उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए। तो देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं जिसको आपको पकड़ना है। दिलीप सिंह जब लंदन गए तो पूर्णतया ये वहीं बस गए लंदन में। और कहा जाता है कि एक समय के बाद लंदन की एक मेम साहब थी, उनसे इन्होंने विवाह भी किया। राजा दिलीप सिंह के कई संतानें भी हुई। ठीक है, चुन्नू मुन्नू नहीं, एडवर्ड, एंड्रयू, इस टाइप से। तो ये लंदन में ही रहे, जीवन भी उनका वहीं रहा और मृत्यु भी जो है आप देखेंगे कि जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंट में ही हुआ। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ये मत सोचिए कि हमने पेरिस को देख करके आपको बोला। मैं आपको इस सामान्य बात बता रहा हूं, यानी कि जीवन भी इनका, मुझे नहीं पता कि पेरिस में इनकी मृत्यु नहीं हुई। खैर मान लीजिए कि मुझे तो जानकारी है, बट मैं आपको बता रहा हूं एज ए विद्यार्थी अगर बात करूं तो। लेकिन ये मुझे पता है कि ये हिंदुस्तान से गए, ये वहीं रह गए और वहां पर इन्होंने विवाह भी किया। कहा जाता है कि इन्होंने अपने धर्म को जो है बदला भी और क्रिश्चियन धर्म को इन्होंने अपनाया। हालांकि आगे चल करके दुखी होकर के पुनः इन्होंने जो है सिख धर्म को अपना लिया था। और ये ब्रिटिश महारानी से भी बहुत दुखी थे। शुरू में इनका रिलेशन बड़ा अच्छा था, लेकिन बाद में बहुत दुखी थे। कहा जाता है रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे और आज भी इनकी आत्मा वहां भटकती है। कोहिनूर हीरे पर निगाह रखी हुई है। 2000 के आसपास कहा जाता है कि इनकी छाया को देखा गया। तो खैर इन सब पर हम लोग परिचर्चा नहीं करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि इनकी मृत्यु जो है यूरोपीय कॉन्टिनेंट में हुई। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान में नहीं हुई और इनको वहीं पर दफन किया गया, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अब एक ऑप्शन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, पहला, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, यह असत्य हो गया। ठीक है,
दूसरा, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने सिख धर्म छोड़ा था, फिर इसके बाद ईसाई धर्म को अपनाया, फिर सिख धर्म को अपनाया, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास दो बनता है, एक तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, और दूसरा वह कभी भी रूस नहीं गए। ठीक है, तो आप इस बात को देखिए कौन सा सत्य है। तो सत्य इसका क्या है बेटा, वो रूस क्यों जाएंगे, वो तो लंदन में ही रहेंगे, और उनका जो निधन वाला बात है फिर वही सही साबित होगा। अब 1893 में उनका निधन हुआ था, अब कहां पर होगा इसको जानने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक आपका ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि निकट आप इसी के हैं। ठीक है, तो पहला ए सही होगा। अब आइए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चंस जो है बेटा आप देख पा रहे हो कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, और आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, और फिर आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है दिलीप सिंह, ठीक है, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और रणजीत सिंह। मैंने आपको बताया था कि रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद जो है शेर सिंह, और उसके बाद आप देखेंगे दिलीप सिंह शासक बने थे। तो इस प्रकार अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। 90 का आपका ए सही है। उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2010। सोचिए कितना इजी है यार, बेहतर तो करो। ठीक है बेटा, आप एक विद्यार्थी हमारे बोल रहे हैं कि सर क्लास में ऐसा डिस्कस नहीं हुआ। भाई आपको क्लास टाइम में मैं क्या बोलता हूं, अपने क्लास में हमारा प्रयास रहेगा बेहतर करने का, फिर भी अगर कुछ एक पॉइंट्स छूटता है, कुछ बातें छूटती हैं, तो उसको हम लोग कहां पूरा करेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे वरना। तो इस चीज को आप यहां पर समझें। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि सारी बातें हो जाती हैं, कुछ एक सारे पॉइंट्स और भी छूटते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको मेहनत करोगे। बट जितना हम आपको करा रहे हैं निश्चित रूप से उसमें आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य था? यानी कि यहां पर इसमें से कौन से 3 हैं जो परिषद के सदस्य, यानी कि कौन नहीं था, इसको आपको देना। 3 की परिषद के सदस्य नहीं था, यानी कि ये जो परिषद बनी हुई थी, यहां पर 3 लिखा हुआ है, एक कमेटी बनी हुई थी जो है पंजाब की व्यवस्था को ध्यान में, अगर आपको याद आ रहा होगा, आप सभी इस बात को ध्यान दे रहे होंगे, तो उसमें कौन नहीं था? तो बेटा देखो, एक तो सर हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे, ये दोनों तो आप एकदम अच्छे समझ पा रहे हैं। दूसरा एक ऑप्शन और था जो इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। दरअसल एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है, मॉन्टगोमरी, ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवा दे चुके हैं, लेकिन और दोनों लेखक भी थे, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी लेखक थे और एच.एम. इलियट भी लेखक थे। लेकिन हम आपको बता दें, इसमें जो एच.एम. इलियट हैं बेटा, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित थे, ठीक है, और इन्होंने राजस्व विभाग में सेवा भी दी और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ऐसे में 2 ऑप्शन में आपका ये भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि यही जो है जो सदस्य नहीं था। लेकिन फिर भी इस प्रश्न को लेकर के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश है, इसको डाउट में रखा था, और ए और डी इसके दोनों ऑप्शन हिट कर रहे थे। इसलिए ऐसे प्रश्न कभी आ जाए आपकी परीक्षा में तो घबराना नहीं है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं तो ऑटोमेटिक कमीशन इस बात को समझ जाता है। एक मनीष कह रहे हैं कि घर पर भी प्रैक्टिस करनी होती है। बिल्कुल बेटा, एकदम एब्सोल्युटली राइट, आप सही करें। मैं तो हर बार कहता हूं कि भाई जब तक आप नहीं मेहनत करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार आप प्रैक्टिस तो करो, खुद प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद आप देखिए कितना बेहतर आपको समझ में आ जाता है। तो ऐसे में किसी एक को कहना सही नहीं है। वैसे इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये डाउट में था क्वेश्चन। कमीशन इसको लेकर के जो है इस पर विवाद भी रहा, और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सही मान लिया जाता है किसी को भी आप अगर हिट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहां पर आइए भाई, आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न पर देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में हुआ और इसमें कौन विजयी हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी हैदराबाद का निजाम। बेटा मुझे पता है कि इसका आंसर आपको पता है,
ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2015। और मैं कभी भी सीधे आंसर पर नहीं पहुंचना चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि पहले आप ऑप्शन को कट करना सीखो। उसके बाद आपके पास जब एक दो ऑप्शन बचेगा बेटा, उसमें आप अगर आप रिस्क लेते हो तो निश्चित रूप से 50% चांस बनते हैं सही होने के। आप आइए देखिए कहा क्या रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज और किसके बीच? मैसूर के बीच। तो बेटा जब ऊपर ही कह दिया अंग्रेज और मैसूर, तो इसका मतलब कि मराठा ऑटोमेटिक कट हो गया, हैदराबाद का निजाम ऑटोमेटिक कट हो गया ना। अब इसके बाद आपके पास ए और बी दो ऑप्शन बनता है, और इसके बारे में आपको बता दूं 1766 से ये मनमुटाव प्रारंभ हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच, और 1769 में एक संधि हुई थी बेटा, मद्रास की संधि। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। ठीक है, आपको बता दें थोड़ी कहानी। आपको पता है कि अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य युद्ध लड़ा गया। शुरू में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हैदर अली साम्राज्यवादी विस्तार को महत्ता देता है, और हैदर अली का जो साम्राज्य था, यानी कि जो मैसूर था, अगर आप ठीक से इस बात को समझ पाएं, अगर हमने आपको बताया था और आप क्लियर कर पाएंगे, तो ये वाला जो एरिया था बेटा, ये मैसूर था। आप यहां पर देखेंगे मराठा थे, और आप यहां पर देखेंगे निजाम थे। तो निश्चित रूप से अगर मैसूर का विस्तार होता तो इधर भी होता तो निजाम को प्रॉब्लम होती, इधर होता तो मराठों को प्रॉब्लम होती। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि हैदर अली को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होने देना है, आगे नहीं बढ़ने देना। अगर ये आगे बढ़ेगा तो मराठा तुमको भी नुकसान होगा और निजाम तुमको भी नुकसान होगा, इसलिए मेरे साथ मिल जाओ और मिल करके हम हैदर अली को पराजित करते हैं। लेकिन हैदर अली बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी का था, बहुत बड़ा कूटनीतिक था। एक सामान्य सैनिक से मुख्य सेनापति और उसके बाद स्वतंत्र शासक बने, इतना आसान थोड़ी ना बनना। हैदर अली ने क्या किया, मराठों को और निजामों को इस बात को लेकर के आश्वासन दिया कि आप विश्वास करिए कि हैदर कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार इस प्रकार से नहीं करेगा कि मराठा दुखी हो और निजाम दुखी हो। और आप इस बात को सोचिए कि आज जो अंग्रेज आपके साथ हो रहे हैं, आपको अपने साथ ले रहे हैं, उनकी सोच समझिए, उनके बारे में सोचिए कि भारतीय राज्यों को विजित कर रहे हैं, अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को, अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हैं। कल को फिर जब उनके व्यापारिक हित में दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से आपके राज्य का भी अधिग्रहण करेंगे, हालांकि आगे चल करके हुआ। इसीलिए आप उनके बहकावे में ना आए, आप हमारे साथ रहें। मराठा और निजाम हैदर की इस बात को मान लेते हैं, और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में बेटा अंग्रेज पराजित हुए, और उसके बाद इनको कौन सी संधि करनी पड़ी? मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो 1669 में मद्रास की संधि करनी पड़ी, और इसमें जो है हैदर अली की जीत हुई। तो कौन विजयी हुआ बेटा? हैदर अली विजयी होता है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? ठीक, आगे की क्वेश्चन में आइए। ब्रिटिश क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन है कैप्टन पोपहेम, हेक्टर मुनरो, ठीक है, आयर कूट और जनरल गोडार्ड। बेटा पोपहेम, गोडार्ड ये कट करिए। आप कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो हेक्टर मुनरो और आयर कूट में बेटा आप बता दें, हेक्टर मुनरो वेनस्टार्ट के साथ जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ा था, यानी कि आयर कूट। तो सही आंसर बेटा इसका हो जाएगा आयर कूट। और ये झारखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2003 में ये प्रश्न आया है। इस पर हम लोगों ने क्लास में भी खूब अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है ना? इस पर भी हम लोगों ने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप यहां पर देखिए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चंस 38 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1992 1992 में, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो बीपीएससी होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। और प्रश्न क्या है बेटा?
श्रीरंगपट्टनम, यानी कि राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम, इसके बाद मैसूर, इसके बाद बेंगलोर, इसके बाद कोयम्बटूर। बेटा मैसूर तो इनका राज्य था, ये तो राजधानी का मतलब नहीं है। कोयम्बटूर के बारे में भी आप जानते हैं, यहां पर कोई ऐसी चर्चा हम लोगों ने नहीं की, ठीक है। बंगलौर ये भी कट है। इसका सही आंसर है बेटा ए, श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि आपको पता है कि इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और वहां पर इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि फ्रांसीसियों को सहयोग करते हुए वहां पर उसने जैकोबिन क्लब को ओपन किया और उसका सदस्य बना, ठीक है। उसने स्वयं कहा कि मैं जैकोबिन क्लब का परिवार हूं। जैकोबिन क्लब क्या था? आपको पता है कि फ्रांसीसी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है देश की आजादी के लिए जो युवा लड़ रहे थे, जो सैनिक, जो सिपाही, उनकी अपना एक क्लब रहा। तो अब यहां पर ये जो श्रीरंगपट्टनम में बनाया, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की क्वेश्चंस के बारे में, निम्नलिखित में से, बहुत शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए, यानी कि एम्बेसी बनती है, वहां पर एम्बेसडर जाते हैं? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। बेटा मीर कासिम ऑटोमेटिक कट, शाह आलम द्वितीय ये खुद ही अपना राज्य बचा लें, क्योंकि इनका राज्य बेटा शाह आलम द्वितीय का राज्य जो था वो दिल्ली से पालम तक था। पालम उस समय दिल्ली से बाहर था, आज तो वर्तमान समय में पालम तो दिल्ली के अंदर ही है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पालम, ठीक है। अब बचा आपके पास दो, हैदर अली और टीपू। हैदर अली के पास टाइम नहीं था इतना। टीपू सुल्तान के बारे में हमने आपको बताया था कि टीपू ने फ्रांस, ठीक है, इसके बाद अरब, मॉरिशस, कई ऐसे कंट्री थे जो है जहां पर दूत मंडल भेजे थे, यानी कि अब आपको बात समझ में आ रहा है, जिससे अंग्रेजों को बड़ा तनाव हो गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर बेटा है टीपू सुल्तान, यानी कि डी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस प्री 2001, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2011। बेटा देखो, अब जो 2001 में आईएएस का पेपर सॉल्व किए होंगे या 2001 का जो आईएएस का पेपर है सॉल्व किए होंगे, और अगर वे लोग 2011 में एग्जाम देने जाते हैं ना, तो देखिए उनका सही होता है। आप लोग कहते हैं कि इतने साल तैयारी करने के बाद देखिए अब जाकर के इनका हो गया। बेटा वो क्या है कि उनकी हैबिट हो जाती है, एग्जाम देते देते थोड़े से एक्टिव होते हैं, क्वेश्चन पेपर को विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो अधिकांश क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और बाद में क्या करते हैं, करंट पढ़ करके जाते हैं, जिस स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं उस स्टेट का स्पेशल पढ़ लेते हैं। तो उस स्टेट का स्पेशल और करंट, बस इतना ही पढ़ना होता है। बाकी के विद्यार्थी क्यों फेल होते हैं? ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, ना कुछ करते हैं। इसलिए आपको इस बात को जो है विशेष रूप से ध्यान देना होता है। ये क्वेश्चन आपका आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने, ठीक है, ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा है जिसको लेकर के प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं घबराना है। अगर मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चंस हैं और एक दो क्वेश्चंस रुकते हैं तो उसको तनाव में नहीं लेना है, क्योंकि आप 90% से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सही है पोल्लीलुर के युद्ध में, ठीक है। ये पीसीएस में 2009 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। डुप्ले, नंदराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान। बेटा फिर आगे चलते हैं उसी तरीके से, पहले क्वेश्चंस को कट करते हैं। बेटा अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की? जब ये अंग्रेज है तो डुप्ले तो हो ही नहीं सकता, डुप्ले, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डुप्ले का समय और टाइम बहुत पहले का रहा। बहुत पहले का मतलब यह है कि आप देखते हैं कि डुप्ले, उसके बाद गोडेहू, उसके बाद काउंट डी लाली, और काउंट डी लाली के समय में 1761 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। 1760, ठीक है, 1760, उससे पहले डुप्ले, तो डुप्ले नहीं हो सकता। दूसरा नंदराज, ये नंदराज भी बंगाल से रिलेटेड है, ये भी कट गए। अब आपके पास बचा हैदर अली, टीपू सुल्तान। बेटा हम आपको बता दें, एंग्लो मैसूर वॉर में जो संधि हुआ था वो पहला हुआ मद्रास की संधि, सेकेंड हुआ मंगलौर की संधि, थर्ड हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे में मैसूर राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया।
तो पहला मद्रास की संधि में टीपू सुल्तान था, सॉरी हैदर अली था। बट बेटा जब मंगलौर की संधि हुई तो आपको पता है कि जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, तो एंग्लो मैसूर वॉर जो चल रहा था सेकंड उसमें आपको पता है कि 1782 ईस्वी के आसपास पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था, उसमें आपने देखा कि आयरकूट ने जो हैदर अली की हत्या कर दी। और उसी युद्ध में आप देखिए जब हैदर अली की हत्या होती तो उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है शासक बनता है, और उसने जो है फिर बेटा किसकी संधि की थी? मंगलौर की। तो सेकंड में टीपू सुल्तान आ चुका था, तो जाहिर सी बात है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो तृतीय संधि है, तो वहां पर तो हैदर होंगे ही नहीं क्योंकि सेकंड वाले में ही मर चुके थे। यहां पर सही आंसर टीपू सुल्तान। तो सी आपका सही आंसर बेटा 42 बिहार पब्लिक जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ठीक है, प्री 1997 1997 का ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो इसको आप यहां पर ध्यान देंगे। आइए आगे की बात करते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मरे थे? भाई आपको पता है कि 1799 में 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अंग्रेजों ने एक बड़यार वंश के शासक को, मैसूर का एक बालक को मैसूर का शासक बनाया, और फिर उसी समय जो है सहायक संधि के द्वारा जो है मैसूर को अंग्रेजों ने अपना पार्ट बना लिया। तो 1799 कहाँ पर है भाई? 1799, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1857 तो हो नहीं सकता भाई, ठीक है, और 93 है ही नहीं, 69 है नहीं, तो 1799, ठीक है, ये आपका सही आंसर है डी। ठीक, ये क्वेश्चंस कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2000, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए सब स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, एक दो आईएएस के क्वेश्चन हैं, और उनमें आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सामान्य और सहज प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार बन रहा है बेटा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2014 का, 2014 का ये प्रश्न है, ठीक है। जो विद्यार्थी 2014 में मेंस दिए होंगे वो इस चीज को अच्छे से जान रहे होंगे, जो बेटा प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, जिनको आपको समझाना है। ऑप्शन पहला क्या है? प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अब देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें आपको अगर समय बचाना है तो अगर इसमें से आपको कोई ऐसा दिखता है जिस पर आप श्योर हो कि वह सुमेलित है तो उसको टिक कर दो, बाकी को छोड़ दो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और नहीं तो कट करते हुए आप आगे चलो। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित, गलत। आपको पता है कि इसमें हैदर अली क्या था? जीता था, ठीक है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत। आपको पता है बेटा कि हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टो नोवा के युद्ध में जो है खुद पराजित होता है और मार दिया जाता है, तो दो ऑप्शन खत्म। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, आपको पता है कि यह भी गलत है, क्योंकि थर्ड में जो है टीपू सुल्तान आप देखेंगे कि पराजित हो गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी, बहुत सारे भूभाग देने पड़े थे। चौथा क्या है बेटा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, ये आपका सही है कि 1799 में 1799 ईस्वी में चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू पराजित हुआ और मार दिया गया, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी होगा। क्या होगा बेटा? डी, ठीक है। 2004 का एक क्वेश्चन है। आइए आगे की बात करते हैं। बढ़िया, इस प्रश्न को जरा मैच करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बेटा गलत नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। मैं बड़े उम्मीद के साथ इस प्रश्न की तरफ बात करता हूं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर क्या है उसको चूज करना है। चलिए एक एक करते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि, यहां पर डेट देखिए दिया गया है 1782, 1782, 1784, 1769, 1765। जो स्टूडेंट बेटा लगातार क्लास कर रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल याद होगा। हमने आपको बताया था ना
कि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 1765 ईस्वी को हुई। 12 अगस्त को आपने देखा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजाउद्दौला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1765 इलाहाबाद में। ठीक है, बक्सर के युद्ध की बात। तो यानी कि इलाहाबाद की संधि बेटा 1765। अब ऐसे में अगर आप एक को सही देखते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं। यानी कि ए का 4, ए का आपको 4 मिल गया, तो आप एक बार पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए कि ए का 4 किस में है। तो देखिए पहला आप देखेंगे कि ए, इसमें ए का 4 और इसके बाद और किसी में दिया और सी में दिया हुआ है। इसका मतलब बेटा कि बी एकदम कट हो गया और डी एकदम कट हो गया। अब इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है। अब ऐसे में अगर आप चाहें तो रिस्क भी ले सकते हैं अगर आपको आगे का डेट नहीं पता है तो, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए कहानी और अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मंगलौर की संधि, भाई सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। अगर थोड़ी देर पहले आपने देखा है मद्रास की संधि, तो हमने आपको बताया कि मद्रास की संधि कब हुआ था बेटा 1769। तो मद्रास की संधि जो है 1769, यानी कि डी का 3। तो देखिए डी का 3 कहीं दिया हुआ है क्या? डी का 3 2 है, एक यहां पर है एक यहां पर है। बेटा ये वाला ऑप्शन अपने आप कट हो चुका है, इसका मतलब कि यही सही होगा, इसका मतलब कि सी सही होगा। तो राइट आंसर क्या है बेटा? सी सही होगा। देखिए समय आपने बचा लिया, बाकी और आपको चेक ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, और आपका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं, उनको इतनी खुशी मिल जाती है, इतनी खुशी मिल जाती है कि वो सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए अपने आप ऑटोमेटिक मिल गया, यानी कि ए का 4 हो गया। अब बी का 2, मंगलौर की संधि 1784 में हो जाएगा। ठीक है, बी का 2, सी का 1, सालबाई की संधि 1782। ठीक है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और मराठों के बीच। याद आ रहा है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे मुन्ना। ठीक है ना? तो देखिए कितना आसान सा आंसर। मेरा मानना है जब इस प्रकार के प्रश्न को आप पाए ना, मुझे तो बहुत मजा आता था जब मैं एग्जाम देता था, जब सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस आते थे। मैं अमूमन इस प्रकार के प्रश्नों में गलतियां मुझसे बहुत कम होती थी और चांसेस बहुत सही, क्योंकि इस तरीके को मैंने अपनाया और इस तरीके को मैं आपको भी बताता हूं, इससे टाइम बचत होगा और इस तरह से आप बड़ी सहजता के साथ आंसर को क्लियर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा, अभी उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2019 का 2019 का ये क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं? और हमें लग रहा है कि हमारे विद्यार्थी एकदम सुपर हीरो हो गए हैं। मैं चाहता हूं हमारे सारे विद्यार्थी स्टैंडर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, तो आप इस चीज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आइए अगला क्वेश्चन। ओफो, बहुत शानदार प्रश्न है बेटा, बहुत शानदार प्रश्न है, प्रश्न शानदार है। देखिए क्या कह रहा है, बेगम शमरू, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ठीक है, कहां पर करवाया था? माउंट आबू, नैनीताल, सरधना और कानपुर। बेटा इस क्वेश्चन को तो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन को आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा और एक शानदार स्टोरी में आपके बीच में, और उस कहानी को बताने के बाद, सुनाने के बाद फिर मैं आपसे आपके इस प्रश्न पर आऊंगा और आपसे ही उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। उसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं जरा लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। यहां पर बेगम समरू मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत मजेदार कहानी। ठीक है, और तब आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। पहला, अन्य नाम। बेगम समरू के अन्य नाम, बेगम समरू के अन्य नाम। तो
फरजाना, जेबुन निसा, फरजाना, जेबुन निशा, दो महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, इनका विवाह, इनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। सच कह रहा हूं कि बहुत रोचक दास्तां है। अब तक जो लव स्टोरी आपने सुनी होगी और उसके साथ ही साथ जो उसमें गम और दर्द के आंसू आप बहाए होंगे, वो सारी परिस्थितियां आप देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस परिस्थिति के बावजूद एक महिला इतनी बड़ी वीरांगना बन जाती है, उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। जल्दबाजी नहीं करना है, बस थोड़ा सा। विवाह इन्होंने दो लोगों से किया। ठीक है, एक विवाह इन्होंने किया वॉल्टर रीन हार्ड, वॉल्टर रीन हार्ड से, वॉल्टर रीन हार्ड। दरअसल ये जर्मन थे, लेकिन इन्होंने फ्रांसीसियों की सेवा दी, फ्रांसीसियों को। ठीक है, और दूसरा जो नाम है मैं उनको बता दूं, सेकंड नाम ले वैसो, ले वैसो। ले वैसो। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे 1778 में वॉल्टर की मौत। वॉल्टर की मौत, सत्रह सौ अठहत्तर में वॉल्टर की मौत। 1822 में गिरजाघर का निर्माण। गिरजाघर कहां पर बना था उसको मैं नहीं लिखूंगा, उसको मैं बताऊंगा आपको कहानी में। 1822 ईस्वी में गिरजाघर का निर्माण। गिरजाघर का निर्माण। ठीक है, इसके बाद 1763 एक पॉइंट, और 1793 78, यहां एक डेट मैं लिखता हूं 1793, और 1767 एक और डेट मैं लिख देता हूं यहां 1767। ठीक है, अच्छा, फरजाना का एक नाम और हमें लिखना था जो यहां पर मैं छोड़ दिया था, योहाना या जोहाना, योहाना या जोहाना। ठीक है, कहानी एक कुछ इस प्रकार की बेटा, बहुत शानदार कहानी। दास्तां ये जो है बेगम समरू, ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली के चौड़ी बाजार से शुरू होती है। कहा जाता है एक तवायफ नगर बधू, नगर बधू यानी कि तवायफ जो कोठे पर नृत्य करती है, आभामयी मुखमंडल से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए मोहब्बत कर बैठती है। उसके बाद पत्नी बनती है और फिर एक सल्तनत की शासिका के रूप में शोभा बढ़ाती। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। दिल्ली के चौड़ी बाजार में, ठीक है, जो उस टाइम जिस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था, दिल्ली के चौड़ी बाजार में कई ऐसी कोठियां थी जहां पर तवायफों का निवास स्थान था, जो तात्कालिक समाज में मनोरंजन का एक साधन हुआ करती थी, जिन्हें नगर वधू भी कहा जाता था। उसी चौड़ी बाजार की एक कोठी पर एक 14 वर्षीय लड़की
नृत्य कर रही थी, और उस नृत्य को जिसने देखा उसको इतिहास में वॉल्टर रिन हार्ड के नाम से जाना जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार, वह लड़की चावड़ी बाजार के उस कोठे पर नृत्य करे तो उसको करने देते हैं, उस नृत्यांगना को नृत्य करने देते हैं। उससे पहले कि वॉल्टर रिन हार्ड के बारे में मैं आपको बात बता दूं, वॉल्टर रिन हार्ड एक जर्मन था, लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद फ्रांसीसियों को सेवा दे रहा था, इसलिए कई किताबों में आपको एक फ्रांसीसी सैनिक के रूप में इसको जाना जाएगा, हकीकत में जर्मन का मूल निवासी। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि मीर कासिम जब जो है बक्सर के युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस समय आप देखेंगे कि वॉल्टर रिन हार्ड, ठीक है, ये जो था इसने अंग्रेजों को, ठीक है, नतमस्तक कर दिया था और मीर कासिम का पूरा सपोर्ट किया था। बेटा, मीर कासिम का पूरा सपोर्ट किया था। इसका पूरा नाम वॉल्टर रिन हार्ड समेरू था, वॉल्टर रिन हार्ड समेरू था। कहा जाता है कि यह जो अंग्रेजों को नतमस्तक करता है, वॉल्टर रिन हार्ड समेरू एक बार दिल्ली के चौड़ी बाजार, जो वर्तमान में चौड़ी बाजार है, वह उसी कोठी पर मनोरंजन हेतु गया जिस कोठी पर जोहाना यानी कि फरजान नृत्य करती है। फरजान की उस नृत्य को देख करके कहा जाता है कि वॉल्टर रीड हार्ड मोहित हो गया और नृत्य देखते ही दौरान उसको मोहब्बत हो गया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की परिस्थितियों में मोहब्बत कर बैठते हैं, हालांकि उद्देश्य कुछ और होता है कोठे पर जाने का, लेकिन वॉल्टर रीड हार्ड जो था उसको वाकई में फरजाना से मोहब्बत हो गया, योहाना से मोहब्बत हो गया। उसने अपनी बात को योहाना के सामने रखा, यानी कि फरजाना के सामने रखा। फरजाना ने कहा, आप जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें और आप चले जाएं। उसने कहा, नहीं बेगम, हमें तो आपसे मोहब्बत है, बस जिद कर लिया तो पाना है। तो फरजाना भी उसको परीक्षा लेना चाहिए। उसने कहा कि फरजाना को आप जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब आप रण के मैदान में फरजाना को पराजित कर दे, क्योंकि फरजाना नृत्यांगना और नगर बधू के साथ साथ बेटा एक बहुत अच्छी जो है कुशल योद्धा भी थी। कहा जाता है कि फरजाना ने उस जर्मन वॉल्टर रीन हार्ड से शर्त रखा कि अगर तलवारबाजी में मैं आपसे पराजित हो जाती हूं तो आप जैसे कहेंगे मैं उस तरह से कार्य करूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पराजित होंगे तो आप हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। वॉल्टर रीन हार्ड भी मोहब्बत किया था, कोई दिक्कत नहीं, हार भी जाएंगे तो भी क्या, अंततः मिलना तो होगा आपसे, चाहे मैं मिलूं या फिर आप मिलें, मिलना तो है। और जंग हुआ। हालांकि वॉल्टर रीन हार्ड ने फरजाना को पराजित कर दिया। अब वॉल्टर रीन हार्ड की शर्तों के अकॉर्डिंग फरजाना जो है काम करेगी। वॉल्टर रीन हार्ड बेपनाह मोहब्बत करता था फरजाना से। धीरे धीरे एक तवायफ जो कोठे पर नृत्य करती है वो अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ती है, और कहा जाता है कि तवायफ से प्रेमिका से वह पत्नी बन जाती है। किसकी पत्नी? वॉल्टर रीन हार्ड की। कहा जाता है कि वॉल्टर रीन हार्ड जो था ना, वह अंग्रेजों का विरोधी था, और वॉल्टर रीन हार्ड से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बेहद खुश रहता था, और वॉल्टर रीन हार्ड को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सरधाना की जागीर दे दी। सरधाना उत्तर प्रदेश में मेरठ के समीप एक जगह है, और सरधाना जो है एक सल्तनत बना जहां का शासक बनता है वॉल्टर रीन हार्ड, और जाहिर सी बात है उस सरधाना की बेगम बनती हैं, शासिका बनती हैं आगे चल करके कौन? फरजाना, ज़ेबुन्निसा, योहाना, ठीक है। और इस तरह से जीवन की शुरुआत होती है। समय आगे निकला। वॉल्टर रीन हार्ड आगे चल करके कहा जाता है कि कुछ ही साल उसके शादी के हुए थे कि 1778 में वॉल्टर की मौत हो गई। फरजाना बहुत दुखी। अच्छा, फरजाना जब वॉल्टर रीन हार्ड से शादी की तो चूंकि वॉल्टर रीन हार्ड का जो टाइटल था, उसका पूरा नाम था वॉल्टर रीन हार्ड समेरू, इसलिए जो फरजाना थी वह अपने आप को समेरू टाइटल धारण करती है। चूंकि समेरू का ही एक विकृति रूप जो है समरू था, इसीलिए फरजाना को बेगम समरू के रूप में याद किया जाता है, और वह सरधना में अपने प्रीतम की याद में तड़पती है। कहानी आगे बढ़ी। कुछ ही समयों के बाद जिस मोहब्बत को सरधाना ने जो है समरू ने प्राप्त किया था, वह 78 में जो है वह दीपक बुझ गया और वॉल्टर की मौत हो गई। इसके बाद सरधाना जागीर सल्तनत की जो शासिका के रूप में वह बेगम समरू आगे बढ़ती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बेगम समरू का अनुभव बहुत बेहतर था। बेगम समरू के शासनकाल में उसने पूरा का पूरा ध्यान जो है सरधाना में दिया, और कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आगे चल करके
18 जो है 22 में 1822 ईस्वी में वह सरधाना में ही जो है एक गिरजाघर का निर्माण करती है, कैथोलिक चर्च गिरजाघर का निर्माण करती है। उससे पहले एक कहानी मैं आपको और बताता हूं। वॉल्टर की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि फरजाना इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के दीवाने लाखों थे। उन लाखों लोगों को फरजाना ने एक एक करके, यानी कि बेगम समरू ने एक एक करके रिजल्ट किया। क्यों? क्योंकि वो वॉल्टर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, लाख आप जिद कर लो, अगर आस्की आपके पीछे पड़ जाए ना, तो एक समय के बाद तो आपको पिघलना ही होता है। और कहा जाता है कि बेगम समरू भी कई लोगों को मना करने के बाद अंततः एक फ्रेंच था जिसकी मोहब्बत में आ गई। उसका नाम हमने यहां पर लिखा था, ले वैसो। ले वैसो से उन्होंने मोहब्बत कर लिया। मोहब्बत की शर्त यह थी कि मरेंगे साथ, जिंदा रहेंगे साथ। कहानी शुरू होती है और ले वैसो के साथ एक सफर शुरू होता है बेटा। लेकिन ले वैसो भी बहुत अधिक समय तक साथ नहीं दे पाते। कहा जाता है कि एक रण में जो है ले वैसो जो है क्या करता है, क्योंकि दोनों ने इस बात को रखा था, शर्त दोनों का ही था कि कोई भी प्राण अगर किसी का भी निकलता है तो दूसरा भी प्राण त्याग देगा। एक कहानी ऐसी बनती है कि जो है बेगम समरू जब दुश्मनों से घिर जाती हैं और लेवैसो भी जब दुश्मनों से घिर जाते हैं तो बेगम समरू ने खुद को खंजर लगा लिया था। इस चीज को देखते हुए जो है लेवैसो ने खुद को गोली मार ली। लेवैसो ने खुद को गोली मारी, लेवैसो तो मर गया, लेकिन बेगम समरू ने जब खंजर लगाया तो खंजर यहां कमर से लग करके फिसल गया और बेगम समरू आगे चल करके बच जाती है। इस तरह से आप देखेंगे कहानी एक अलग दास्तां मोड़ लेती है। फिर से सरधाना की उस सल्तनत की जो है नायिका के रूप में बेगम समरू का इतिहास याद किया जाता है। हालांकि आगे चल करके जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अन्य लोगों का आक्रमण हुआ, उस समय भी 73 वर्ष की उम्र में जो है बेगम समरू ने जो है अंग्रेजों को नतमस्तक कर दिया था। कहानी बहुत लंबी है लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं। कहा जाता है इसी तरीके से बेगम समरू ने 1822 ईस्वी में जो है अपने प्रियतम की याद में, किस प्रियतम की याद में इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि जो है वॉल्टर रेनहार्ड सेमेरू की याद में जो है इन्होंने एक गिरजाघर का निर्माण करवाया था 1822 में, और वही गिरजाघर सरधाना में है। सरधाना उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। बेटा कहानी आप देखें किस प्रकार से एक जो है रूपवती कन्या जो प्रेम और प्रेम के बाद पत्नी, पत्नी के बाद एक शासिका के रूप में देखने को प्राप्त होती है। ये कहानी थी बेगम समरू की, ठीक है, जिनका विवाह वॉल्टर रेनहार्ड समेरू से हुआ था। इस तरह से अब आपका जो प्रश्न है बेटा कि बेगम समेरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहां? तो सरधना में, ठीक है, सरधना उत्तर प्रदेश मेरठ। तो अब हम इस प्रश्न से आगे बढ़े। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2012 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चंस आईएएस प्री 2003 में, बेटा 2003 में जो है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 2003 आईएएस प्री 2003 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भाई जैसे इस प्रकार के प्रश्न आए ना बेटा, वैसे आप इसको जो है पॉइंट आउट कर लें। सही नहीं है। पहला, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ठीक है, एक ऑप्शन ये। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। बेटा ये सही है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट, आमेर में सवाई है। ठीक है, आमेर में सवाई राजा जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो है सवाई राजा जय सिंह जो हैं वह रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाए थे। किसके? यूक्लिड के। इसके अलावा आपको पता है ना कि जो है वेधशालाएं भी इन्होंने बनवाई थी। कहां कहां पर बनवाई थी भाई? 5 जगहों पर बनवाई थी। एक जयपुर में, दूसरा बेटा मथुरा में, तीसरा बेटा दिल्ली में, इसके बाद उज्जैन में। ठीक है, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और एक बनारस में। ठीक है, जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में, उज्जैन में और वाराणसी में। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो है जिसको हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जयपुर, मथुरा,
दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो बेटा ये भी आपको पता है कि हमने आपको बताया था ना कि टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों धार्मिक सहिष्णु शासक थे, और हमने ये भी बताया था आपको कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति में निर्माण के धन दिया था। यानी कि आपका जब बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो यानी कि पहला ऑप्शन जो आपके आंसर के अकॉर्डिंग होगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ऐसा नहीं है, लाहौर में इनका जीवन बीता और वहीं पर ये मरते हैं। तो इस तरह से 21 का आंसर होगा बेटा, 21 का ए। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर आप लोग गौर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आईएएस प्री 2004 की। ठीक है, ठीक, क्वेश्चंस जो है आईएएस प्री 2004 की। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2004। पानीपत के तृतीय युद्ध में, थोड़ा सा यहां पर लेखन में मिस्टेक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बेटा एकदम गलत है, खूब मैंने पढ़ाया है कि इब्राहिम लोदी को क्यों पराजित करेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी को तो आगे चल करके फरगना का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, वह पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करता है 1526 में। इनकी तो कहानी बेटा 1526 में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली बेटा 1761, यानी कि ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इनकी मृत्यु तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुई, यानी कि ए भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है बेटा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आप इस बात को अच्छे समझ रहे होंगे, जिन्होंने बंगाल को अच्छे से पढ़ा वो बैटिला प्लासी अच्छे से पढ़े होंगे। जिन्होंने बैटिला प्लासी को अच्छे से पढ़ा, आपको पता है कि जब रण का मैदान सिराजुद्दौला जो है प्लासी के मैदान में आता है, तो उसका धोखेबाज सेनापति मीर जाफर, जब सिराजुद्दौला कहता है मीर जाफर से कि आप आक्रमण करो, तो मीर जाफर क्या करता है, एक मूर्ति की भांति बना रहता है। धोखेबाज मीर जाफर की स्थिति को देखते हुए सिराजुद्दौला ने रण का मैदान छोड़ दिया और राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ निकलता है, जिसका पीछा मीर जाफर का बेटा मीरन करता है और आगे चल करके अपने दोस्त की सहायता से मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे आंसर हो जाएगा सिर्फ तीसरा सत्य है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में केवल 3, यानी कि बी सही है। ठीक है, यानी कि ये कट हो गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो आप यहां पर देखेंगे। अच्छा, अब एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि सारे ऑप्शन आपको ना चेक करना पड़े नजदीकी में। कैसे, जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, तो और दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तो यानी कि दूसरा ये गलत है। तो जिसमें 2 ऑप्शन 2 नंबर है, जिसमें भी 2 नंबर है वो विकल्प अपने आप कट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा बी और डी। तो एक बार हम बी को देखते हैं, बी यानी कि केवल 3। तो प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा, यानी कि सही है। तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने पूरे 22 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और आई होप कि बहुत बेहतर तरीके से हमारे सारे विद्यार्थियों ने किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अभी हमारी क्लास खत्म होती है तो इसके बाद जो भी विद्यार्थी हमें सुन रहे हैं, चाहे देख पा रहे हैं, जो भी चाहे परिश्रम एकेडमी के जो है एप्लीकेशन पर, और वो भी विद्यार्थी अभी मुझे मैसेज करें। ठीक है, मैं उनको देख पा रहा हूं। और जो स्टूडेंट यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाय शशांक पाठक या फिर शशांक सर हिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप फिर से उस वीडियो पर जाएंगे
और वहां आप जाकर के कमेंट करेंगे, ताकि बाद में फिर मैं आपके उस कमेंट को देख सकूं और किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी होगी तो निश्चित रूप से हम आपको अपने चैनल पर निश्चित रूप से मिलेंगे। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो परिश्रम एकेडमी के ऐप पर होती हैं। बाकी अन्य किसी प्रकार की दुविधा के लिए आप हिस्ट्री कॉन्सेप्ट विद शशांक पाठक जो है बाय शशांक पाठक, ठीक है, और शशांक सर हिस्ट्री किसी भी नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, आप वहां पर जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। जुड़िए। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है, फिर मैं बार बार उस चीज़ को करूंगा कि आप लोगों ने धीरे धीरे ग्रोथ किया, बढ़ाया, आप लोगों ने शेयर भी किया, मैंने इस चीज़ को देखा भी बेटा, आपका सहयोग अपने लिए चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ जब मैं यूट्यूब पर क्लास अनाउंस करता हूँ आने के लिए, और मैं वॉचिंग देखता हूँ बेटा, तो मात्र मतलब बहुत कम लोग होते हैं, जिस संख्या को यहाँ से कहना भी ठीक नहीं लगता है। तो मुझे इस बात को लेकर के होता है, मैं सोचता हूँ कि आखिर में वे कौन से लोग होंगे जिनकी वॉचिंग 3000 4000 जाती है, 6000 जाती है, आखिर में ऐसा क्या है। तो थोड़ा सा अपने आप को एक उत्साह में कमी आती है। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ कि जिस दिन आपके सहयोग से अपनी भी वॉचिंग 3000 4000 जाए, ठीक है, लाइव वॉचिंग उतनी जाए। अभी तो बहुत कम संख्या है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जहाँ किसी भी स्टेट से आप हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ अगर आप चाहेंगे तो बेहतर रूप से आप हिस्ट्री कॉन्सेप्ट को ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, ठीक है। और बाकी की क्लासेस, अच्छा कल की क्लासेस, कल संडे है, कल ऑफ है, कल की क्लास नहीं है। मंडे से जो है एप्लीकेशन पर क्लास फिर से कंटिन्यू रहेगी। बाकी टेस्ट के लिए सैटरडे को पुनः हम आप सबके साथ मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वेरी वेरी गुड नाइट। थैंक यू। बहुत बढ़िया।